डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th साइंस वर्कबुक के अंदर अध्याय 6 जंतुओं में जनन के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 6 जंतुओं में जनन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आओ अब जानें कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। गतिविधि 1। प्रश्न 1। तुम अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के माता पिता व बच्चों के चित्रों को नीचे ध्यान से देखो। वह समूह में इन पर चर्चा करो। उनके आवास, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि पर। सबसे पहला जो चित्र है उसमें एक महिला है जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। दूसरा जो चित्र है उसमें एक जो कुतिया है वो अपने पिल्ले को, छोटे छोटे पिल्ले हैं उनके, वो दूध पी रहे हैं उससे। इसके बाद में बिल्ली है, बिलोटे हैं उसके साथ खेल रहे हैं। और गाय है, गाय का बछड़ा है। और मुर्गी है, मुर्गी के चूजे हैं। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके माता पिता के बारे में बताइए कि वे किन किन गुणों में अपने माता पिता की समानता रखते हैं। वह किन किन गुणों में असमान, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि हैं। समूह में चर्चा करके लिखो। रंग रूप, आँखों का रंग, नाक, कान की बनावट, हाथ, पैर, उंगली आदि से वो माता पिता से समानता रखते हैं। तुमने किसी जंतु से बच्चे का जन्म होते देखा होगा, उसके बारे में बताओ। हाँ, गाय के बछड़े को जन्म देते हुए मैंने देखा है। पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पौधों व जंतुओं में नर व मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विशेष परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, युग्मक से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में उदाहरण द्वारा समझाओ। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, निषेचन कहलाता है, जिससे युग्मनज बनता है। उदाहरण मनुष्य का दिया हुआ है। नर जननांग का नामांकित चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख करके बनाना है। आगे है, शुक्राणु का निर्माण किस भाग में होता है। तो नर जनन तंत्र का जो वृषण है वहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे है, मादा जननांग के चित्र को नामांकित करें। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय। तो आप इस तरीके से इसको नामांकित कर सकते हैं। अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है। तो अंडाशय में होता है और अंडवाहिनी के अंदर निर्मोचित होता है। नर जननांग एक जोड़ा वृषण होते हैं, दो शुक्राणु नलिका का एक शिशन लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य सहघटक पाए जाते हैं। मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी जिसको कहते हैं, तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिससे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज बनने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखो। तो पहला चित्र जो है प्यारे बच्चों शुक्राणु का दिया हुआ है, जिसमें सिर है, मध्य भाग है, पूंछ है। और दूसरा जो चित्र है वो अंडाणु का दिया है जिसमें केंद्रक दिखाया हुआ है। तो ये अंडाणु के पास जब शुक्राणु आता है तो देख लो आप किस प्रकार से तीसरे चित्र में आ रहे हैं और इसके चारों ओर घूम रहे। कोई एक शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है और संलयित हो जाता है, जिससे क्या बनता है, युग्मनज। तो जनन का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, निषेचन कहलाता है, जिससे युग्मनज बनता है। चित्र में शुक्राणु को देखो। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है।
विभिन्न जंतुओं में अंडे का आकार अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि मनुष्य में बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय आदि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मछली, मेंढक आदि। तो नीचे दिए गए जीव जंतुओं को उनसे होने वाले निषेचन के आधार पर छांटो। मनुष्य, मेंढक, स्टारफिश, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, मछली, भेड़, बकरी, भैंस, गाय। तो आंतरिक निषेचन होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, भेड़, बकरी, भैंस, गाय। तो यानी इसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन होता है स्टारफिश और मछली के अंदर। परखनली शिशु डॉक्टर द्वारा ताज़ा अंडाणु तथा शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ तथा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन उसके अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, माँ के शरीर में होता है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जिन्हें लाखों शुक्राणु निषेचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और एक वह नया जीव नहीं बन पाते। इस वाक्य पर समूह में चर्चा करके लिखो, क्योंकि सभी अंडों से शुक्राणु का मिलन नहीं होता। कुछ अन्य जीवों का भोजन भी बन जाते हैं, तो सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते। मछली और मेंढक क्या करते हैं, पानी में अंडे दे देते हैं और जो शुक्राणु है मेंढक के उनका उन सभी से मिलन नहीं हो पाता, कुछ दूर रह जाते हैं, कुछ दूसरे जीवों का भोजन बन जाते हैं। कुछ ही शुक्राणु जो अंडों से मिल पाते हैं तो नया मेंढक बन पाता है। नीचे दिए गए नामांकित चित्रों को ध्यान से देखो। तो गर्भाशय के अंदर क्या है, भ्रूण रोपित हो गया है। तो ऊपर दिए गए चित्र का वर्णन करें। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। चित्र ए में युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। चित्र बी में तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न उत्कोर अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं तथा भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। चित्र सी में गर्भाशय में निरंतर भ्रूण का विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, कान, नाक विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी विकसित अंगों की पहचान और उसके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, यानी शिशु को जन्म देने वाले जरायुज। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। तो नीचे दी गई जीव जंतु को जरायुज व अंडपरजक के आधार पर छांटो और लिखो। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगर, भैंस, बकरी, सांप, मेंढक, मछली, भेड़, भालू, शेर, बंदर, जिराफ। तो जरायुज कौन से इसमें से जो बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्ट, मनुष्य, गाय, कुत्ते, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, बंदर, जिराफ, भालू। जो अंडे देते हैं मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगर, सांप, मेंढक, मछली। अंडे से बच्चा निकलता है इसमें। मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाएं। तो यहाँ पर वयस्क मेंढक अंडे देता है, अंडे से आरंभी टेडपोल, फिर बाद का टेडपोल और फिर वयस्क मेंढक बन जाता है। तो अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट आदि के अंदर। तो आगे है नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं जिनकी जनन विधि को पहचान कर उनको पूरा करे था नाम लिखें। तो अमीबा है, उसमें अलैंगिक जनन यानी द्विखंडन विधि मिलती है। इसके बाद में प्लाज्मोडियम है, उसमें बहुविभाजन मिलता है। और हाइड्रा है, उसमें मुकुलन मिलता है। और आगे है प्लेट वर्म, जिसमें द्विव आधारी विखंडन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।